पढ़ने वाले हैं कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो ये जो सिस्टम होता है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, ये दोनों सिस्टम किसके लिए अप्लाई होता है? फॉर अप्लाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर अप्लाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो देखिए इस चीज को हम लोग कैसे जानेंगे कि सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम दो इक्वेशन लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन है हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने दो इक्वेशन लिया है, ये दोनों पेयर हो गए, ठीक है, आपस में, और टू वेरिएबल्स में है x एंड y में। देखिए पहली चीज कंसिस्टेंट कब होगा, तो नोट पॉइंट में आपको ये याद रखना है, ठीक है। नोट पॉइंट में पहला पॉइंट, कंसिस्टेंट की अगर बात की जाए, कंसिस्टेंट, तो आप ये कर समझ लीजिए इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स have at least one solution, कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना चाहिए, कम से कम, बाकी ज्यादा से ज्यादा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक सॉल्यूशन होना ही चाहिए। तो हम कहेंगे देन सिस्टम और कंसिस्टेंट, तब वो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक। अब कंसिस्टेंट में भी एक केस बनेगी, ठीक, कंसिस्टेंट में एक केस ये बनेगी, कंसिस्टेंट में एक केस ये बन जाती है कि डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा। अगर हम कह लें कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, ठीक, तो इस सिचुएशंस में कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा, लेकिन कंसिस्टेंट के साथ साथ ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, ठीक। और अगर ये केस बन जाती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक, तो कंसिस्टेंट तो है क्योंकि इनके पास सॉल्यूशंस होंगे ही होंगे इस केस में। इसमें पहले में क्या होता है, जो हमारे पास केस बनी है, एक में होगा वन सॉल्यूशंस यानी यूनिक सॉल्यूशंस, एक में मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इस वाली केस में अगर तीनों इक्वल केसेस बना लेते हैं तो एक कंसिस्टेंट सिस्टम जो होगा डिपेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट, ठीक। और सेकेंड केस हमारे पास ये है इनकंसिस्टेंट की, तो आप समझ गए होंगे इनकंसिस्टेंट कब होगा। इनकंसिस्टेंट इफ इक्वेशंस, अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इफ इक्वेशंस है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, और कॉल्ड, तब उसे हम क्या कह देंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और ऐसा तब होता है कि जब एक भी सॉल्यूशन ना हो, ये केस बनती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये केस बनती है तो आप समझेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। अब आइए इनको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं पहले वाले के लिए, कंसिस्टेंट के लिए, कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। जैसे हमने राइट किया 2x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a1 की वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ से 2 पहला कांस्टेंट, b1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी 4, c1 की वैल्यू हो जाएगी 9, और a2 की वैल्यू दूसरे इक्वेशन से 4 मिल जाएगी, और b2 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 6, और c2 की वैल्यू मिल जाएगी 12। ये हो गया। अब इस केस में हम चेक कर लेते हैं a1 अपॉन a2
इक्वल है B1/B2 की या नहीं है। यहाँ पर हम A1/A2 निकाल लेते हैं। A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है 4, तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, ये आ गया 1/2। ठीक है, A1/A2 की वैल्यू ये आ गई। एंड B1/B2 चेक करते हैं यार, B1 है 4, B2 है 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ गया ओवरऑल 2/3। तो ये केस बन गई। ठीक, तो अब इस केस में आप देख पा रहे होंगे इसकी वैल्यू है 1/2, इसकी वैल्यू है 2/3। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 केस बन गया। तो अब इस केस में आप इसे क्या कर सकते हैं, जब ये केस बन रही है तो कौन सी केस बन रही है, कंसिस्टेंट तो है ही लेकिन इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और बाकी कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट इसलिए है इसके पास सॉल्यूशंस है। ठीक, अब बात आएगी कंसिस्टेंट की ही सेकंड केस, डिपेंडेंट। चलिए डिपेंडेंट वाली केस भी देख लेते हैं। जैसे ये 2x + 4y + 3 = 0 है, यहाँ पर हम कर लेते हैं 4x + 8y + 6 = 0। चलिए कंपेयरिंग कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ से A1 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2 और B1 की वैल्यू निकल कर आएगी 4, C1 की वैल्यू हो जाएगी 3। दूसरे इक्वेशन से A2 B2 C2 निकाल लेते हैं। A2 है 4 और B2 है 8, ठीक है, C2 है 6। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप चेक कर लेंगे यहाँ पर A1/A2, इसकी वैल्यू हो जाएगी A1 की 2, A2 है 4, 2 1 जा 2, 2 जा 4, ये 1/2 बन गया, A1/A2 बन गया कामा। B1/B2, तो B1 की वैल्यू कितना है 4, B2 है 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी 1/2 मिल गया। एंड C1/C2 फाइंड कर लीजिए, तो C1 की वैल्यू है 3, C2 है 6, 3 1 जा 3, 2 जा 6, ये मिल गया आपको 1/2। ठीक, ये C1/C2 मिल गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे यार, हेंस इन तीनों की वैल्यू जो है सब बराबर आ चुकी है। तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 बन चुका है। और इस केस में आप देख पा रहे होंगे कंसिस्टेंट होगा, डिपेंडेंट होगा। तो ये जो है कंसिस्टेंट है, बट कंसिस्टेंट में कैसा है, डिपेंडेंट। ठीक, एक दूसरे को डिपेंडेंट है। ठीक, अब तीसरी केस बनती है इनकंसिस्टेंट की। तो इनकंसिस्टेंट भी देख लेते हैं यहाँ पर, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए इधर कर लेते हैं इसको। ठीक, इनकंसिस्टेंट तीसरा एग्जांपल, सपोज करिए मैंने यहाँ x लिया, x + y और +1 = 0 कर लिया। ठीक, और यहाँ हम कर लेते हैं 2x और ये कर लेते हैं +2y + 3 = 0। तो A1 की वैल्यू मिल रही है 1, यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं तो 1 है। ठीक, B1 की वैल्यू भी मिल रही है यहाँ पर 1 और C1 भी है 1 और A2 की वैल्यू है 2, B2 भी है 2, C2 है यहाँ पर 3। तो आप देख पा रहे होंगे A1/A2 आ जाएगा 1/2 और B1/B2 आ जाएगा 1/2, C1/C2 जो बनेगा वो बन रहा है 1/3। यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू सेम है, बट C1/C2 1/3 डिफरेंट है। हम कह सकते हैं हेंस ये बन रहा है A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ये केस बनती है इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं रह जाता, अर्थात ये बन चुका है इनकंसिस्टेंट। ठीक, आप समझ चुके होंगे इसको। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में यार इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट से। ठीक है, आपको ये तो याद ही हो गया, कंसिस्टेंट में सॉल्यूशन एटलीस्ट 1 होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कि कंसिस्टेंट में इंडिपेंडेंट कब होगा और डिपेंडेंट कब होगा। इंडिपेंडेंट आप याद रखें, जब नॉट इक्वल होगा A1/A2 B1/B2 के, तो इंडिपेंडेंट होगा। और अगर ये तीनों कांस्टेंट के रेशियोज अगर इक्वल हो जाएंगे तो डिपेंडेंट हो जाएगा कंसिस्टेंट के साथ। ठीक है।